हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। आज हम इंटरनेशनल लॉ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ स्टेट रिकॉग्निशन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारे चैनल पर वेरियस अदर वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए उसका मीनिंग, कि वो टॉपिक क्या कहता है, किस बात से डील करता है। सो इंटरनेशनल लॉ में एक टॉपिक है आपका, दैट इज़ स्टेट रिकॉग्निशन। जब आप स्टेट रिकॉग्निशन पढ़ते हैं तो रिकॉग्निशन टर्म का ही अगर आप हिंदी में मीनिंग समझें तो रिकॉग्निशन करना मतलब किसी को रिकॉग्नाइज करना, यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस को मानना, एक्नॉलेज करना। आप इस बात को मानते हैं कि हाँ, ये पर्टिकुलर चीज़ एग्जिस्टेंस में है, हम इसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सो इंटरनेशनल लॉ जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्टेट रिकॉग्निशन का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट की एग्जिस्टेंस को मानना, इस बात को एक्नॉलेज करना कि हाँ, ये एक पर्टिकुलर स्टेट एग्जिस्टेंस में है। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू फिलिप जेसप के अकॉर्डिंग स्टेट रिकॉग्निशन का क्या मतलब है। फिलिप जेसप कहते हैं कि स्टेट रिकॉग्निशन मीन्स दैट एन एग्जिस्टिंग स्टेट, एक ऐसा स्टेट जो कि अभी एग्जिस्टेंस में है, वो एक्नॉलेज करता है, वो इस बात को मानता है, द पॉलिटिकल एंटाइटिटी ऑफ अनदर स्टेट। इट मीन्स कि एक स्टेट किसी अन्य स्टेट की एग्जिस्टेंस को जब एक्नॉलेज करता है तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्टेट रिकॉग्निशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंट्री इंडिया रिकॉग्नाइज करती है चाइना को, हम रिकॉग्नाइज करते हैं पाकिस्तान को कि हाँ, ये एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल एंटाइटिटी हैं, ये अन्य स्टेट हैं और ये एग्जिस्टेंस में है, हम इनकी एग्जिस्टेंस को मानते हैं। हम इन स्टेट्स के साथ, फॉर एग्जांपल यूएसए के साथ, इस तरह से हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टेब्लिश करते हैं बिकॉज हम उस पर्टिकुलर स्टेट की एग्जिस्टेंस को मानते हैं। सो दिस इज स्टेट रिकॉग्निशन। देखिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि विच कन्वेंशन इज रिलेटेड टू स्टेट रिकॉग्निशन। स्टेट रिकॉग्निशन का जो कॉन्सेप्ट है, इससे डील करते हैं हम मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में। सो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑफ 1933 डील्स विद स्टेट रिकॉग्निशन, एंड इसी कन्वेंशन का जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 डिफाइन करता है स्टेट रिकॉग्निशन को, कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को रिकॉग्नाइज करने से पहले हम देखेंगे कि उस स्टेट में 4 एसेंशियल कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। क्या 4 एसेंशियल कंडीशंस? फर्स्ट इज अ परमानेंट पॉपुलेशन, उस स्टेट के अंदर एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए। सेकेंड इज डेफिनेट टेरिटरी, कि उस स्टेट का एक डेफिनेट टेरिटोरियल एरिया, एक बाउंड्री होनी चाहिए। थर्ड इज गवर्नमेंट, उस स्टेट के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट भी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। फोर्थ इज कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट, जिस स्टेट को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है उस स्टेट के अंदर ये कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि वो दूसरे स्टेट्स के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, ट्रेड रिलेशंस को एस्टेब्लिश कर सके। सो ये 4 एसेंशियल कंडीशंस हैं या ये क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा या उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ से आपका आता है थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन। दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, वहाँ पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिगार्डिंग द थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन। एंड थ्योरीज में भी जो क्वेश्चन बनता है दैट इज रिगार्डिंग द थिंकर्स, कि आप 2 थ्योरीज पढ़ते हैं रिकॉग्निशन में। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, सेकेंड इज डिक्लेरेटरी थ्योरी। इन दोनों ही थ्योरीज में कौन कौन थिंकर्स हैं जो इन थ्योरीज को सपोर्ट करते हैं, ये आपको ज़रूर याद रखना है। तो फर्स्ट थ्योरी है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, एंड इस थ्योरी के मेन थिंकर्स हैं हीगल, हॉलैंड, एंजिलोटी एंड ओपनहीम। ये थ्योरी देखिए क्या कहती है,
द वर्ड कॉन्स्टिट्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब किसी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करना, यानी कि उसे एस्टेब्लिशमेंट में लाना। इसका मतलब ये थ्योरी ये कहती है कि रिकॉग्निशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। मीन्स कोई स्टेट एग्जिस्टेंस में केवल तभी आती है जब उसे रिकॉग्नाइज कर दिया जाए। रिकॉग्निशन से पहले उस स्टेट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। इंटरनेशनल रिलेशंस उस स्टेट के साथ हमारे नहीं होते जब तक कि हम उस स्टेट को रिकॉग्नाइज ना कर लें। सो इट मीन्स ये जो थ्योरी है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, ये रिकॉग्निशन को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देती है और ये थ्योरी मानती है कि केवल और केवल रिकॉग्निशन की वजह से ही कोई भी स्टेट एक इंटरनेशनल पर्सन का दर्जा पाती है और एक इंटरनेशनल रिलेशंस में वो एग्जिस्टेंस में आती है। ओके, नेक्स्ट आपकी थ्योरी आती है डिक्लेरेटरी थ्योरी। डिक्लेरेटरी थ्योरी के जो मेन थिंकर्स हैं दैट इज हॉल, वेगनर, ब्रायरले एंड फिशर। ये जो थ्योरी है ये क्या कहती है, डिक्लेरेटरी, डिक्लेरेटरी मीन्स किसी चीज़ को केवल डिक्लेयर करना, मीन्स एग्जिस्टेंस में पहले से ही वो चीज़ है लेकिन केवल हम डिक्लेयर कर रहे हैं उस बात को ऑफिशियली। सो डिक्लेरेटरी थ्योरी कहती है कि एक स्टेट पहले से ही एग्जिस्टेंस में होती है और रिकॉग्निशन के द्वारा केवल और केवल उस स्टेट को हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, केवल और केवल उस स्टेट की एग्जिस्टेंस को फॉर्मली हम डिक्लेयर कर रहे हैं बाय द वे ऑफ डिक्लेरेशन कि हाँ हम स्टेट को मानते हैं, हम मानते हैं कि ये स्टेट एग्जिस्टेंस में है। सो ये थ्योरी क्या कहती है कि एक स्टेट पहले से ही एग्जिस्टेंस में होती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि केवल और केवल रिकॉग्निशन की वजह से ही वो स्टेट एग्जिस्टेंस में आई है, पहले से ही उस स्टेट का एग्जिस्टेंस होता है। रिकॉग्निशन केवल एक फॉर्मल प्रोसीजर है जिसके द्वारा स्टेट को एग्जिस्टेंस में लाया जा सकता है, उस स्टेट को एक तरह से मान्यता दी जा सकती है कि हाँ हम मानते हैं वो स्टेट एग्जिस्टेंस में है, केवल एक डिक्लेरेशन किया जा रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये दोनों थ्योरीज अच्छे से समझ आई हों। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन। दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डी फैक्टो एंड डी ज्योर रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन के दो तरीके हैं, दो मोड्स हैं जिसके द्वारा किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। फर्स्ट इज डी फैक्टो। डी फैक्टो मीन्स बाय द वेरी फैक्ट। इट मीन्स ये एक ऐसी रिकॉग्निशन है जो कि टेम्पररी नेचर की होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सपोज अभी अभी हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री जो कि दूसरी कंट्री का पहले हिस्सा थी वो अभी उससे अलग होकर के एग्जिस्टेंस में आ गई है, अलग से उन्होंने अपनी वहाँ पर एग्जिस्टेंस में वो ले आए हैं अपनी गवर्नमेंट, या इस तरह से वो अलग हो गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में शुरुआत में पहले क्या किया जाएगा, उस स्टेट को टेम्पररी रिकॉग्निशन प्रोवाइड की जाती है कि सपोज इंडिया का स्टैंड क्या होगा, हमारी कंट्री पहले उस कंट्री को केवल एक टेम्पररी रिकॉग्निशन देगी और टेम्पररी रिकॉग्निशन दे करके हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे कुछ समय तक कि क्या जो वो नई स्टेट एग्जिस्टेंस में आई है क्या वो अपनी एग्जिस्टेंस को एज अ पॉलिटिकल एंटाइटी इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर पा रही है या फिर नहीं, क्या उस नई स्टेट के साथ हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। ओके, एंड अगर हमें लगता है कि जो भी नई स्टेट एग्जिस्टेंस में आई है हम उसे रिकॉग्निशन नहीं दे सकते तो उस रिकॉग्निशन को रिवोक भी किया जा सकता है। मीन्स शुरुआत में हमने जो रिकॉग्निशन दी दैट इज ओनली अ डी फैक्टो रिकॉग्निशन और उस डी फैक्टो रिकॉग्निशन को हम रिवोक कर सकते हैं, हम विड्रॉ भी कर सकते हैं और फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी अभी हमारे उस स्टेट के साथ एस्टेब्लिश नहीं होंगे। ओके, बिकॉज हमें लगता है कि अभी वहाँ पर क्या है, इनस्टेबिलिटी है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो नई सरकार बनी है उस नए राज्य की, दैट इज इनस्टेबल, वह भी स्टेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज डी जॉर रिकॉग्निशन। डी जॉर रिकॉग्निशन एक परमानेंट या फाइनल रिकॉग्निशन है। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि जो नई स्टेट एग्जिस्टेंस में आई थी, अगर हमें लगता है कि जो भी नई स्टेट है उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस
एस्टेब्लिश हो सकते हैं वो स्टेट की जो गवर्नमेंट है दैट इज़ ऑल्सो स्टेबल, पॉलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट वहाँ पर एग्जिस्टेंस में है और वहाँ पर सब कुछ सही से चल रहा है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी नई जो स्टेट है वो पार्टिसिपेट कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में उस स्टेट को एक परमानेंट रिकग्निशन या एक फाइनल रिकग्निशन दे दी जाती है। अब जब फाइनली हमने उस स्टेट को रिकॉग्नाइज कर लिया, डी जॉर रिकॉग्निशन दे दी, तो दिस रिकॉग्निशन बिकम्स इररिवोकेबल इन नेचर। मीन्स एक बार आपने अगर डी जॉर रिकॉग्निशन, एक फाइनल रिकॉग्निशन दे दी, तो उसे बाद में विड्रॉ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल इंडिया बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं, तो हमने वहाँ पर अब डी जॉर रिकॉग्निशन दे दी है, बिकॉज हम ये अब जानते हैं कि बांग्लादेश में गवर्नमेंट जो है दैट इज़ अ स्टेबल गवर्नमेंट, इसीलिए हम वहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी अपने एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो हमने डी जॉर जब रिकॉग्नाइज कर लिया तो उस रिकॉग्निशन को विड्रॉ नहीं किया जा सकता। ओके, सो सिंपल आप यही समझें कि डी फैक्टो रिकॉग्निशन जो कि इनिशियल स्टेज पर दी जाती है एंड विच इज़ ओनली टेम्पररी इन नेचर, वेयर एज जब एक किसी पर्टिकुलर स्टेट को लगता है कि जो भी नई स्टेट है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश करने के लायक हो गई है, उस स्टेट में एक परमानेंट स्टेबल गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में आ गई है, तो वहाँ पर फाइनल रिकॉग्निशन दे दी जाती है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ओके, एंड एक आप इम्पॉर्टेंट आर्टिकल याद रखेंगे, दैट इज आर्टिकल 6 ऑफ मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑफ 1933। आर्टिकल 6 इस बात को क्लैरिफाई करता है कि अगर एक बार किसी भी स्टेट को डी जॉर रिकॉग्निशन दे दी जाती है देन इट बिकम्स फाइनल। डी जॉर रिकॉग्निशन का नेचर क्या है? फाइनल है, इट इज इररिवोकेबल एंड अनकंडीशनल। डी जॉर रिकॉग्निशन देने के बाद कोई भी कंडीशन इम्पोज नहीं की जा सकती। ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है वीडियो तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो यू कैन प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड इफ़ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल सो यू कैन ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम ताकि आप सभी वहाँ पर नोट्स को डाउनलोड कर सकें। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग आवर चैनल, स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर सच वीडियोज़।